तो सो गाइस, हम इसका पार्ट 1 रिकॉर्ड कर चुके थे। अब हम आज समझते हैं मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स ए पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग। जीवन यापन के लिए यदि कोई पर्सन ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसको जीवन यापन के लिए कुछ अर्निंग होती है, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है? एम्प्लॉयमेंट। इट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट by which a person earns income or means of livelihood. Employment may be either in form of self-employment or wages payment. Self-employment खुद भी काम कर सकता है वो अपने लिए, और कहीं दूसरी जगह काम कर सकता है जिसके बदले उसको कुछ पेमेंट मिलेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद के लिए ये है, किसी आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो एज ए लेबर, और आपको वहां पर आप अपना मेहनत बेच रहे हो और उसके बदले आपको पेमेंट मिल रहा है। रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर। रेगुलर यानी जो थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयड होता है, रेगुलर बेसिस में उसका पेमेंट मिलता है, सारी चीजें फिक्स होती हैं। कैजुअल वर्कर यानी कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जब होता है कि मैं काम कर लूं किसी फैक्ट्री में जा करके, तो कैजुअल लेबर कहलाता है। काम करो पैसा ले जाओ, कैजुअल लेबर। अब आज बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। तो एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई ऐसा बंदा है जो अपने रिसोर्सेस का इसको इस्तेमाल खुद के लिविंग के लिए करता है, कुछ ऐसे काम करता है कि उसका जीवन यापन होता रहे, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। जैसे किराने की दुकान खोल के कोई बंदा बैठ गया, तो उस किराने की दुकान से खुद के रिसोर्सेस, घर में किराने की दुकान खोल ली, तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद का बिजनेस यदि आप करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, और दूसरे के लिए करते हो तो लेबर कहलाता है। अबाउट 52% ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। टोटल जो वर्क फोर्स है उसका 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऐसा इनका कहना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ में मेल फीमेल, यानी मैन वुमेन दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ए पर्सन मेक्स यूज ऑफ हिज ओन लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर टू मेक लिविंग। खुद का सारा संसाधन यूज होता है, रिसोर्सेज, जैसे जमीन, पैसा और लेबर, खुद ही सारा काम बंदा करता है, जैसे शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन एटसेट्रा। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो और उसके बदले आप उसको लेबर सेल करते हो और उसके बदले आपको वेजेस मिलता है। वर्कर्स डू नॉट हैव एन ओन अदर रिसोर्सेस। उसके पास खुद के पास कोई रिसोर्स नहीं होता, एक्सेप्ट कि वो खुद काम करे, अपनी मेहनत को बेच सके। दे ऑफर देयर लेबर, लेबर यानी श्रम यानी मेहनत, वो अपनी बेचते हैं और उसके बदले उनको पेमेंट मिलता है। A doctor running his clinic is as an example of self-employment. However, if the doctor is employed by a hospital, then it will be wage employment. मैं अपनी कोचिंग खोल के बैठा हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ अपनी, तो मैं क्या हूँ? सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन यदि मैं किसी स्कूल में जाकर पढ़ाने लगूँ, वहां से मुझे सैलरी मिले, तो फिर वो क्या कहलाएगा? लेबर। फॉर एग्जाम्पल, वेज पेमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। पेमेंट भी दो तरह से होता है, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर के रूप में। अब हम इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। रेगुलर वर्कर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, 365 दिन पूरे साल भर जो बंदा काम करता है, रेगुलर 12 महीने उसको सैलरी मिलती है, तो क्या कहलाता है? सैलरीड या फिर रेगुलर वर्कर। 18% वर्क फोर्स रेगुलर है, ऐसा इनका कहना है, जैसे प्रोफेसर, टीचर, सिविल इंजीनियर, वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी एटसेट्रा। कैजुअल लेबर का मतलब है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे ये भाई साहब क्या बना रहे हैं? ईंटें बना रहे हैं मिट्टी से, तो ये जब बन जाएगी तो इनको कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, यहाँ से इनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। या फिर ये रोजंदारी पर, डेली के डेली, धाड़की जिसको बोलते हैं, रोज काम करेंगे और रोज इनको कुछ पैसा मिलेगा। वर्कर हु आर कैजुअली इंगेज्ड इन द बिजनेस, कभी कभी जो इन्वॉल्व है, आपको बता दिया मैंने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आज मैं काम कर लूं, तो कैजुअल लेबर कहलाता है। रेगुलर बेसिस में वो काम
नहीं करता, इसकी रेगुलर इनकम नहीं होती, ठीक है, ना तो इसकी कोई जॉब सिक्योरिटी होती। करीब 30% वर्कफोर्स इंडिया में ऐसा है। ये एक टेबल बनी है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल, इस तरह से 100% वर्कफोर्स का एनालिसिस इन्होंने दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, मेल वर्कर फीमेल वर्कर, मेल वर्कर में 29%, 20%, और ये यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये प्लस वाले साइन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सॉरी ये 51% है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो प्लस वाले हैं ये कैजुअल वर्कर हैं, और ये रेगुलर वर्कर हैं। ऐसे ही वुमेन में कैजुअल वर्कर ज़्यादा हैं, वुमेन कैजुअल वर्कर में, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड में फीमेल ज़्यादा होती हैं। कोई मेहंदी का बिजनेस कर लिया, सिलाई कढ़ाई कर लिया घर से, टीचिंग कर ली, टिफिन सेंटर खोल लिया, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स का ज़्यादा होता है। उसके बाद कैजुअल वर्कर वुमेन्स ज़्यादा होती हैं, और रेगुलर एम्प्लॉय वुमेन्स का कम होता है, ऐसा इनका कहना है। ये ग्राफ आप याद रखें, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम्पल लिखने के काम आएगा। फ्रॉम द पाई डायग्राम, इसको पाई डायग्राम बोलते हैं, और ये प्रेजेंटेशन पार्ट में आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन वुमेन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा सोर्स है, फिर उसके बाद कैजुअल, और उसके बाद रेगुलर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्कर बाय रीजन इनेबल्स अस टू नो द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द अटैचमेंट ऑफ वर्कर टू देयर जॉब, ये हमको बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कि कौन सा आदमी ज्यादा काम करना चाहता है, कौन सा कम काम करना चाहता है, कौन बंदा अपने काम के प्रति ईमानदार है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा है, मेजर सोर्स है, इसका मतलब ये है कि इन इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन बोथ अर्बन और रूरल, दोनों में ये सबसे ज्यादा होता है। बट इन केस ऑफ रूरल एरिया सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर ग्रेटर, एज majority of rural people are engaged in farming on their own plots of land। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो आदमी अपने खेतों में ज्यादा काम करता है। कैजुअल लेबर का 35% है, क्योंकि उसको कभी कभी काम मिलता है, और इसका मेजर पार्ट जो होता है वो शहरों की तरफ होता है। रेगुलर सैलरीड पर्सन, मतलब वो जो शहरी क्षेत्रों में रेगुलर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अपना लेबर सेल करते हैं, और उसके बदले इनको पेमेंट मिलता है। टोटल डाटा है 42%, 9%, यहाँ पर इन्होंने ये परसेंटेज बनाकर दे दिया सेल्फ एम्प्लॉयड का, कैजुअल लेबर का और रेगुलर का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, लेबर फ्लोज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज टू इंडस्ट्री एंड सर्विस। लेबर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, खेती बाड़ी बंद करके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वो मूव ऑन हो रहा है। इन दिस प्रोसेस वर्कर्स माइग्रेट, इसकी वजह से वर्कर माइग्रेट होता है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ जाता है। इवेंचुअली एट अ मच लेटर स्टेज द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिगिंस टू लूज इट्स शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एज द सर्विस सेक्टर इंटर्स ए पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपांशन। सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, और तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लेबर फोर्स कम होते जा रहे हैं। जनरली वी प्रोवाइड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू फॉलोइंग 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स। तो अब हम ये देख लेते हैं क्या इंडस्ट्रियल डिवीजन है। एक मेनली जो एम्प्लॉयमेंट का है वो एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विस। फॉर सिंप्लिसिटी ऑल द वर्किंग पर्सन्स इंगेज्ड इन दिस डिविजन्स कैन बी डिवाइडेड। ये जो 8 इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट के, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब में 2 चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग। सेकेंडरी में आता है 3 चीजें, यानी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन, ये आता है सेकेंडरी में। बाकी ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज कहाँ चला जाता है ट्रेड के साथ में, टर्शरी में। ठीक है, और इसका ग्राफ इन्होंने बना दिया कि सबसे ज्यादा है वो है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में,
फिर है सेकेंडरी सेक्टर में और आखिरी में टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर में है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब प्राइमरी 48, ये यहाँ पर फिर से इन्होंने बना दिया। क्या बना दिया? इंडस्ट्रियल कैटेगरी, प्लेस ऑफ रेसिडेंट, रूरल और अर्बन, मतलब गांव शहर, मेल फीमेल के बेसिस में टोटल परसेंटेज इन्होंने निकाल करके ये डाटा दे दिया है। ये डाटा आप याद कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो, कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ आप एक बार देख के इसको देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर कैसा है? अब रूरल का अर्बन का देख लेते हैं कैसा है। ऐसा है, यानी रूरल में जो है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम होता है, गांव में खेती बाड़ी ज्यादा होती है, और सेकेंडरी कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह गांव में कम होती है और सर्विस भी कम ही होती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या होता है? सर्विस, और उसके बाद जो सेक्टर है वो प्राइमरी का है, और सॉरी मतलब सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग का है, फैक्ट्रियां ज्यादा होती हैं शहरों में, और उसके बाद सबसे कम है किसका? प्राइमरी सेक्टर यानी खेती का। यानी गांव में खेती ज्यादा होती है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद सर्विस, लेकिन शहरों में सर्विस सबसे ज्यादा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद खेती। एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, अब इन्होंने उन्हीं के परसेंटेज बता दिए कि प्राइमरी में 64, सेकेंडरी में 20 और सर्विस सेक्टर में 15.5। एम्प्लॉयमेंट ये रूरल का हो गया। अर्बन के लिए इन्होंने बता दिया 6.7 प्राइमरी, 35% सेकेंडरी और 58% सर्विस सेक्टर में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मेल फीमेल का डाटा दे रहे हैं। अब टोटल डाटा ही खेल रहे हैं, आपको एक ग्राफ वगैरह याद रखना है और लिख देना है। 2011-12 का सेंसस है ये। प्राइमरी सेक्टर खेती बाड़ी के लिए ये बना दिया इन्होंने, मेल ज्यादा है, मेल से भी ज्यादा फीमेल है। उसके बाद सेकेंडरी में मेल ज्यादा है, फीमेल कम है, और सर्विस में भी मेल ज्यादा है और फीमेल कम है। ऐसा इन्होंने कंपैरिजन बना दिया है। आगे बढ़कर देखते हैं हम आगे क्या है। तो इन्होंने 43.6%, 25% सर्विस सेक्टर में, 30.5, और ये बता दिया प्राइमरी में 62%। सबसे ज्यादा महिलाएं, क्योंकि गवर्नमेंट फैक्ट्रियों में वुमेन्स काम करती हैं, कढ़ाई सिलाई बुनाई कॉटन लाइक दैट काम वो ज्यादा करती हैं, तो इसलिए उनका वर्क फोर्स ज्यादा है। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 50 ईयर्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, हमने चैप्टर 2 पढ़ा था 5 ईयर्स प्लान। उसकी वजह से इनका कहना है 50 साल बीतने के बाद हर बार एक एम रखा गया कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है और नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाना है। तो 1950 से लेके 2010 तक की जो जो जीडीपी थी वो पॉजिटिवली हायर ग्रोथ में रही। देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन जीडीपी, फ्लक्चुएशन रहा, लेकिन फिर भी हर बार मोर देन 2% का इंक्रीमेंट पाया गया। हाउएवर इन द लेट 90s एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट सबसे कम स्टेज में था, क्योंकि वो क्राइसिस का दौर था। फिर 1991 की नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसके बाद थोड़ा सा बिजनेस को बढ़ावा मिला। ड्यूरिंग दीज ईयर्स गैप बिटवीन जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा गैप हो गया था, लोग बाग जॉबलेस हो गए थे। जॉबलेस ग्रोथ रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब सफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा था और अपॉर्चुनिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा होगा, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के खतरे में था उस समय। अब ये इन्होंने एक और ग्राफ बना दिया, कोई वो नहीं है, डाटा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था? इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ए मेजर सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं और डिपेंड भी वही है खेती बाड़ी में। द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन जो डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रोपोर्शनेटली डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर होती हैं और कम ध्यान दिया जाता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज।
आगे जीडीपी का देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट था सेक्टर वाइज इन सालों में 72, 73, 99, 2000, 11, 12 में क्या था, प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा था, धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि खेती बाड़ी में ध्यान कम देने लग गए। ये भी अंग्रेजों की औलादें थी, अंग्रेजों के जैसे ही काम करने लग गए। सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ता गया और टर्शरी का तो और ज्यादा बढ़ता गया। बस ये वही दिया है, डाटा है, कुछ समझने का नहीं है गाइस। सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर आर शोइंग ग्रोथ, वर्क फोर्स यहाँ पर ज्यादा अटैचमेंट का था। अब रेगुलर के बाद आया कैजुअल वर्क फोर्स। तो ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स यानी 1972 से 2012 तक ये पाया गया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्क, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। मतलब आदमी अपनी दुकानदारी बंद करके कैजुअल वर्कर की तरफ मूव करता है या रेगुलर को बंद करके कैजुअल की तरफ मूव करता है, तो उसको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क फोर्स बोला जाता है। तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ था, धीरे धीरे कम होने लग गया, फिर उसके बाद रेगुलर जो था वो बीच में कम हुआ, फिर बढ़ गया, और जो कैजुअल वर्कर थे वो बढ़ना शुरू हो गए धीरे धीरे। कैजुअल वर्कर का काम पहले बढ़ा फिर कम हो गया। तो ये भी इन्होंने भी यही डाटा दे दिया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतना इतना परसेंटेज था, यही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन वर्क, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्क फोर्स। फॉर्मल यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा इंस्टेट जहां पर एक सिस्टम तरीके से रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, पॉलिसीज से वर्किंग होती है। इनफॉर्मल मतलब जहां ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता। मन है तो करेंगे, नहीं है तो मन रेगा, मन है तो रेगा यानी चलने का, मन नहीं है तो नहीं चलने का। Since independence, the main objective of Indian planning is to raise the standard of living of the people by providing job and job security. It has been stressed that industrialization would bring surplus workers from agriculture to industry with better standard of living. लोगों का ऐसा मानना था, खेती बाड़ी में कहीं नहीं रखा है, अरे पगलों उगाओगे नहीं तो खाओगे क्या, भूखे मर जाओगे। पर लोगों का क्या मानना था, नहीं उगाने का नहीं, इंडस्ट्री में काम करो, मशीनों के साथ काम करो, जीवन यापन अच्छा चलेगा, खाने पीने का हो या नहीं हो, बस पहनने का होना चाहिए। However, even after 55 years of plant development, 3/5 of Indian workforce depend on agriculture as the major source of livelihood. फिर भी मेजर वर्कफोर्स तो एग्रीकल्चर में ही रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ा, 10-12 सालों में कुछ ग्रेजुटी, पेंशन ये सब मिलना शुरू हुआ, तो मूव ऑन होने लगा वर्कर एम्प्लॉयमेंट से खेती से मजदूरी की तरफ। वो एम्प्लॉयज इज द प्राइवेट सेक्टर गेट अ लोअर सैलरी, प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉय की सैलरी कम होती है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ज्यादा सैलरी देती है, काम कम लेती है, और प्राइवेट सेक्टर काम ज्यादा लेता है और सैलरी कम देता है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया कैन बी स्टडीड विथ रिस्पेक्ट टू टू काइंड ऑफ सेक्टर। दो सेक्टर है, फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड, इनफॉर्मल यानी अनऑर्गेनाइज्ड। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मल, फॉर्मल से इनफॉर्मल, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है, ऑल द पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, all the public and private establishment which employ 10 or more hired workers are called formal sector establishment। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं तो फॉर्मल कहलाता है। वहां पर एक वर्कर्स हु वर्क इन सच एस्टेब्लिशमेंट फॉर्मल सेक्टर के वर्कर कहलाते हैं। फॉर्मल वर्कर को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट अर्न होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है उनको थ्रू वेरियस लेबर लॉज वगैरह बना के, ट्रेड यूनियंस बना के उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन किया जाता है ताकि कोई मजदूरों के साथ गलत ना कर सके। हाउएवर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रोवाइड वर्क टू जस्ट 7% ऑफ वर्कफोर्स, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसमें सिर्फ 7% ही लोग काम करते हैं। इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यही है मसीहा जो लोगों का जीवन चला रहा है। यहाँ पर 10 से कम लोग काम होते हैं। वर्कर्स हैव वर्क इन सच इंटरप्राइजेस आर नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर, लेबर, ओनर्स ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस एटसेट्रा।
किराने की दुकान खोल ली, स्टेशनरी खोल ली, अनऑर्गेनाइज्ड है। इंडिया में करीब 90% एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उधर 10 था तो इधर 90। इनफॉर्मल सेक्टर मेल वर्कर्स 69% है और वुमेन का कम है, इसका मतलब है ना। वर्कर्स फॉर दिस सेक्टर लिव्स इन स्लम एंड स्क्वाटर्स, पर्सन हु अनलॉफुली occupy an uninhabitedly building or unused land। मतलब जिसे सरकारी जमीन पड़ी उसमें कब्जा करके रहने लग गए। ये लेबर तो मजदूर आदमी तो ऐसे ही करेगा, उसके पास इतना पैसा होता तो वो भी फैक्ट्री खोल के बैठ जाता। तो वो कई बार ऐसा करते हैं कि रहने के लिए या तो इस्लाम एरियाज में रहते हैं, गंदे एरियाज में रहते हैं, गंदगी वाड़ा में, जहाँ पर कच्चे मकान बने होते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, या फिर वो सरकारी जमीनों में कब्जा करके वहां रहने लगता है जो यूज ना होने वाली जमीन होती है। आपने झोपड़पट्टियां वगैरह बहुत सारी देखी होंगी। तो इनफॉर्मल सेक्टर यूजेस द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, और ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मेंटेन करते हैं और नई अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का अब ग्राफ यहाँ पर अब इसका देखते हैं। तो क्या आ गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल में मेन 24, तो यहाँ 36, यहाँ 6, यहाँ 137, टोटल 30 और 4, यानी फॉर्मल में कम है और इनफॉर्मल में ज्यादा है। फॉर्मल वर्सेस, अब यहाँ पर ये इन्होंने ये दे दिया, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग देख लेना। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम ये समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। पर मेरा ये कहना है कि अब इस पार्ट की रिकॉर्डिंग हम अगले पार्ट में करेंगे, या कर लें, चलो कर लेते हैं। Unemployment problem is one of the most serious problem which is normally found in each and every country of the world irrespective of its economic development। Economic development कितना है कंट्री का, इससे कोई लेना देना नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम है जो लगभग हर देश में है। अकॉर्डिंग टू NSSO, unemployment is a situation in which all those who, owing to lack of work, are not working but either seek work through employment exchange, intermediaries, friends are इतना पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इन्होंने कहा कि जो बंदा काम करना चाहता है पर उसको काम अवेलेबल नहीं है, वो बंदा क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। वो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती। और वो हो सकता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी में रजिस्टर्ड हो, किसी ब्रोकर एजेंसी में रजिस्टर्ड हो, किसी दोस्त को उनने बोल रखा हो कि मेरे को काम दिला दे, किसी रिश्तेदार को बोल रखा हो, वो काम करना चाहता है पर उसके लगे पास वर्किंग कंडीशन अवेलेबल नहीं है, या तो फिर उसको उतना रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। तो वो क्या कर रहा है, जैसे ये बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि काम मिले। In short, unemployment refers to a situation in which people are willing and able to work at existing wage rate but do not get work। एग्जिस्टिंग वेज रेट में बंदा काम करना चाहता है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ अनएम्प्लॉयमेंट इज कन्फाइंड नॉट ओनली टू अनस्किल्ड वर्कर, rather a sizable number of skilled worker fail to get jobs for long period। लोगों को चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, हर तरह के लेबर फोर्स को काम टाइम पर नहीं मिल रहा है और वो काम करना चाहता है उसके बाद भी। There are a variety of ways by which an unemployed person is identified। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अनएम्प्लॉयड को पहचान सकते हो। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, unemployed person is the one who is not able to get employment of even 1 hour in half a day। आधे दिन में भी उसको 1 घंटे का काम नहीं मिल रहा है तो भी वो क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयड। Unemployment is temporary even in India। In India, people cannot remain completely unemployed for very long because they are they are desperate economic condition। As a result, they are forced to accept unpleasant, dangerous jobs in unclean or unhealthy surroundings। भारत में ज्यादा देर तक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह पाता क्योंकि
एक दिन में 1 घंटा भी काम मिल गया, आधे दिन में भी 1 घंटा काम मिल गया तो एम्प्लॉयड के कैटेगरी में चला जाता है, भले ही वो अनऑर्गेनाइज्ड हो या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करे। तो इस वजह से इतनी भुखमरी और गरीबी है कि अनप्लेजेंटली डेंजरस कंडीशंस में भी आदमी जॉब कर लेता है, साफ सफाई का ही काम करने लगता है। सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से ये जानकारियां मिलती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो रिपोर्ट ऑफ सेंसस, इंडिया में सेंसस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ भी डाटा पब्लिश करता है, और डायरेक्टोरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेडिंग डीजीईटी से भी मालूम पड़ता है कि डाटा कितना है अनएम्प्लॉयमेंट का। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने हैं भारत में, तो इसको अब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये समझ लें, समझ लें, चलो समझ लेते हैं। प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज मोस्टली स्ट्रक्चरल इन नेचर। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया किस तरह का है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड मतलब refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed। जितना काम करना है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कुछ तो बैठे ही होंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर, सीजनल है। ओपन मतलब which persons are able and willing to work at prevailing wage rate but fail to get work। काम करना चाहता है, काम भी अवेलेबल है पर उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जैसे यहाँ पर देखो कुछ फालतू खड़ा हुआ है ये बंदा, या कुछ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच मोर पीपुल आर एंगेज्ड इन वर्क, मतलब 10 की जरूरत है और 15 काम कर रहे हैं। इफ 2 वर्कर्स आर नीडेड on a piece of land and 5 workers are engaged on the same job, then 3 workers are disguised unemployment। It is the most predominant form of unemployment, सबसे ज्यादा यही है भारत में। In the late 1950s about 1/3 of agriculture worker are India were disguised। एक तिहाई जो था वो जबरन में खेतों में लगा रहता था। The main problem of disguised unemployment is that apparently all seems to be employed but marginal एम्प्लॉयड तो दिखता है लेकिन एम्प्लॉयड होता नहीं है, मैं दिखती तो है पर है नहीं। एक्स्ट्रा वर्कफोर्स इज जीरो, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। In India, seasonal unemployment is predominantly associated with agriculture। मेनली जो सीजनल है वो एग्रीकल्चर, क्योंकि कुछ टाइम तक खेती होती है और कुछ टाइम तक नहीं होती। यहीं पर होता है नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गांव में कोई फैक्ट्री वगैरह तो होती नहीं कि थोड़े दिन फैक्ट्री में काम कर ले, थोड़े दिन खेती। खेती में है बुआई निराई कर दी बस, उसके बाद जब फसल होगी तब तक छुट्टी, फिर फसल उगी खेती बाड़ी की फिर छुट्टी, फिर उसके बाद फिर से फसल बुआई होगी तब एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो सीजनल होता है। यहाँ पर ओपन एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक फेनोमेनन इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल्ड। बंदा काम करना चाहता है, जो वेज रेट चल रहा है उसी पे काम करना चाहता है, पर भाई को काम ही नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। because such unemployment can be seen and counted in the term of number of unemployed person। अब आगे इसको हम समझते हैं। ओपन इज डिफरेंट फ्रॉम डिसगाइडेड। ओपन मतलब काम ही नहीं मिल रहा है, डिसगाइडेड मतलब काम पे तो है पर एक्चुअल में काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्क फोर्स ज्यादा एम्प्लॉयड है। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आई थिंक सो 2 टॉपिक और बचेंगे, कंप्लीट ही कर देते चैप्टर।
तो रीजन क्या है? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, इसकी वजह से मतलब प्लानिंग 5 ईयर डिकेड्स हमने प्लानिंग की, कंडीशंस की, लेकिन फिर भी इतना प्लान या फिर कंडीशंस एडिशंस नहीं हो पाए लेबर वर्क फोर्स को कि उसको एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ाई जा सके, जिससे इंडस्ट्रियां बढ़े और इंडस्ट्रियां बढ़े और लोगों को एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन भाई इतनी ज्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से कि कितने लोगों को काम दोगे और किसको दोगे, कैसे दोगे? अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर डेवलप्ड है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम डिफेक्टिव है, फेल्स टू मेक प्रोविजन फॉर इम्पार्टिंग टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा ही नहीं दी जाती, वही किताबी कीड़ा फालतू की शिक्षा दी जाती जिससे आदमी के अंदर स्किल डेवलप नहीं होती, क्योंकि यदि वो स्किल्ड होता तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लग जाता, पर ऐसी शिक्षा प्रणाली है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो प्रभु डिफेक्टिव एजुकेशनल, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का भी इतना ग्रोथ नहीं है, उनको भी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वहां भी मॉडर्नाइजेशन, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों की कमी है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम होती जा रही है, क्यों? क्योंकि उनको सुविधा ही नहीं दी जा रही, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया जा रहा है, ताकि गांव में भी लोग बाग इंडस्ट्री डाल करके काम कर सकें। ऐसा होता था पहले, अब हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो। फाल्टी प्लानिंग, प्लानिंग जो होती है वो इस तरह से नहीं होती, या फिर जो प्लानिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से इनको सफिशिएंट जॉब मिल सके। उसके बाद इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, प्लानिंग जो एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग होती है वो सफिशिएंट नहीं होती गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव तो ये बनाते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट ही इम्प्लीमेंट यानी लागू ही नहीं कर पाते, कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस या किसी की भी वजह से। लो कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं होता ह्यूमन का, उनको जॉब इसलिए नहीं मिलता। रेमेडीज क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले सुधार करना है यदि अनएम्प्लॉयमेंट को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सीलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। और जीडीपी को कैसे बढ़ाओगे? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी। कैसे बढ़ाओगे देखेंगे। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है इसको कंट्रोल करो, यदि लोग कम होंगे तो उनको जॉब आसानी से अवेलेबल होगा। सबसे ज्यादा जरूरत है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की और जनसंख्या नियंत्रण कानून की। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट बनना चाहिए भारत में जो जनसंख्या को नियंत्रित रख सके। फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को फैसिलिटीज देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, सिंचाई की ऐसी रोड, डैम्स ऐसे बना करके उनको सुविधाएं देना चाहिए, ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके और वहाँ ग्रोथ हो सके, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही मिल जाएगा। इनकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना ताकि वो चलती रहे, रॉ मटेरियल सप्लाई बराबर मिलती रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलती रहे, उनको टाइम टाइम पर फाइनेंशियल हेल्प मिलती रहे, स्किल डेवलप करने के लिए कुछ उनको गाइडलाइन मिलती रहे, ताकि वहां पर बिजनेस चलता रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा। इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट यानी रोड, सड़क, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ये सारी फैसिलिटीज बढ़ा करके भी हम इम्प्रूवमेंट करला सकते हैं। भाई ये काम जब आप करेंगे तो यहाँ भी लोगों की जरूरत होगी और वो काम करेगा मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने आप जनरेट होगी। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाओ, जैसे मनरेगा वगैरह, सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं चल रही जिनकी वजह से काम देने का। इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री ऑफ आर ऑफ ग्रेट असिस्टेंस इन डायरेक्टिंग जॉब सीकर्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोलो जहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और जब भी जरूरत लगे तो उनको काम दिया जाए। फिर क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर की जाए, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, मार्केटिंग, इस तरह से सपोर्ट करके एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए, जहां पर स्किल डेवलप की जाए, अप्रेंटिसशिप कोर्सेस लाए जाएं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके, वोकेशनल स्ट्रक्चरल वर्किंग एनवायरनमेंट उनको मिल सके, वो टेक्निकल
टेक्निकली स्ट्रांग हो सके, स्किल डेवलप हो सके, मैन पावर की प्लानिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉइंग पीपल इन वेरियस, देखो गवर्नमेंट की भी है, गवर्नमेंट ने भी स्टेट, सेंट्रल ऐसे करके यूनियन करके रखा है कैटेगराइज, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट देते हैं। जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, होटल, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर उनको डायरेक्टली वर्कर को दिया जाता है। with increase in output of goods and services of government enterprises, private enterprises providing raw material to government will also raise their output. As a result, indirect employment भी देते हैं। कैसे? या तो डायरेक्ट, या तो क्या करे गवर्नमेंट, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां लोगों की भर्ती कर ले, या फिर जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं उन वो रॉ मटेरियल लें प्राइवेट सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर वाले के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, इस तरीके से कई योजनाएं, प्रधानमंत्री हेल्थ एजुकेशन, रूरल शेल्टर, गांव में घर देना, कंप्यूटर, ये तरीके की रोजगार योजनाएं भी गवर्नमेंट ने चलाई। दीज प्रोग्राम्स आल्सो एम टू असिस्ट, लोगों को ये सहायता करे कि वो अपनी एसेट्स डेवलप कर सके, अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर सके, सैनिटेशन का, और इस तरह से बहुत सारे काम किया जा सके। बहुत सारी चीजें हमने पॉवर्टी। कंक्लूजन क्या है? देयर हैज बीन अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। क्या चेंज आया? सर्विस सेक्टर इमर्जिंग हुआ, प्रॉस्पर हुआ, यहाँ पर लोग ज्यादा हुए, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई और यहाँ पर भी लोग काम करना, आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क शुरू किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे आउटसोर्सिंग, जो कोर एक्टिविटीज नहीं होती, जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती हैं, वो बाहर से आउटसोर्स होने लगी। वर्क फ्रॉम होम की टेक्निक आई, मोर एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर को मिला, जीडीपी में ग्रोथ हुआ, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी एम्प्लॉयमेंट की, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ से ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट, और मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के डालता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।